हेलो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करें अपने दोस्तों में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 2 यानी जंतुओं में पोषण देखने वाले हैं। यानी अध्याय 2 है क्या, जंतुओं में पोषण। जैसा कि पहला चैप्टर हमने जल और जंगल को पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप कृपया जाकर पहले उस वीडियो को देख लें। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 यानी जंतुओं में पोषण स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 7 वालों के लिए है, प्लस में बीपीएससी टीचर के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, तो जंतुओं में पोषण, और अध्याय कितना है, तो ये अध्याय 2 है। इसमें फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, तो पोषण। तो पोषण की आवश्यकता हमें किस किस चीज़ के लिए होती है, तो पोषण की आवश्यकता उत्तम स्वास्थ्य के लिए होती है, शारीरिक वृद्धि और विकास बढ़ाने के लिए होती है, और मानसिक विकास बढ़ाने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता होती है, तो पोषण की आवश्यकता होती है। पूछेगा पोषण की अवस्था किस चीज़ के लिए होती है, तो पोषण की आवश्यकता आप ये तीनों कंडीशन वहाँ पास लिख सकते हैं: उत्तम व्यवस्था, शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आपका है मानव में पाचन। तो मानव में जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, तो मानव में पाचन होता है। मानव में पाचन किसके द्वारा होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में पाचन किसके द्वारा होता है, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में पाचन होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो पाचन ग्रंथि में पाचन ग्रंथियाँ नलिका द्वारा आहार नाल से जुड़ी होती है। जो पाचन ग्रंथि होती है किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आहार नाल द्वारा ग्रंथिका से जुड़ी होती है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आहार नाल। आहार नाल क्या होती है, तो मुख गुहा से गुना तक होती है। तो कहाँ तक होती है, मुख गुहा से गुना तक होती है। अब देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा का काम क्या है, दांत, जीभ और लार। और उसके बाद है ग्रासिका नली। तो ग्रासिका नली का काम क्या है, भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है, तो ग्रासिका नली। उसके बाद अमाशय। अमाशय का काम क्या है, तो जठर रस का स्राव करना। जठर रस का स्राव कौन करता है, तो अमाशय करता है। छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या है, तो सबसे ज़्यादा पाचन करता है। छोटी आंत का काम क्या है, सबसे ज़्यादा पाचन करता है, जो कितना मीटर का होता है, 6 मीटर का। बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है, तो अपचयित भोजन का अपशोषण करना। अपचयित भोजन का अपशोषण करना, जो लगभग 1.5 मीटर का होता है। कितना होता है, तो 1.5 मीटर का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मनुष्य में पाचन 5 चरण से होते हैं। मनुष्य में जो पाचन होता है जो 5 तरीका से होता है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल त्याग। अंतर्ग्रहण में क्या बोल रहा है, भोजन को ग्रहण कर उसे चबाना या निगलना क्या होता है, तो अंतर्ग्रहण। यानी भोजन को चबाना या निगलना क्या कहलाएगा, तो अंतःग्रहण कहलाएगा। उसके बाद बोल रहा है आपका पाचन। तो पाचन का काम क्या रहता है, यह क्रिया मुख से शुरू होकर आंत तक जाती है। यह क्रिया कहाँ शुरू होती है, मुख से शुरू होकर आंत तक जाती है। उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब आगे बोल रहा है अवशोषण। तो अवशोषण क्या है, पचा हुआ भोजन को रुधिर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो अवशोषण। पचा हुआ भोजन जो रहता है उसको रुधिर तक पहुंचाने का काम आपका अवशोषण करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोल रहा है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण का काम क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाना। अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाना किसका काम होता है, तो स्वांगीकरण का काम होता है। उसके बाद आपका बोल रहा है मल त्याग। मल त्याग का कारण क्या है, अपचयित भोजन को गुद्दा द्वारा बाहर निकालना। मल त्याग का कारण है अपचयित भोजन द्वारा गुद्दा को बाहर निकालना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जैसा कि देख सकते हैं इंसियर। इंसियर को क्या बोलते हैं, तो कृतंग। इंसियर को कृतंग। इसका काम क्या रहता है, तो काटने उठने का जो काम रहता है किसका रहता है, कृतक का रहता है, जिसको आप इंग्लिश में इंसियर बोल सकते हैं। उसके बाद कैनकिन। कैनकिन का हिंदी क्या होता है, तो रदनक। क्या होता है, रदनक। इसका काम रहता है फाड़ने का। इसका काम क्या रहता है, फाड़ने का। उसके बाद बोल रहा है
प्रीमोलर्स, क्या बोल रहा है, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स किसको बोलते हैं, तो अग्र चर्णक। किसको बोलते हैं, अग्र चर्णक, जिसका काम रहता है पीसने और चबाने का, यानी जो खाने में जो चबाया जाता है किसका काम रहता है, तो अग्र चनक का। उसके बाद मोलर्स, मोलर्स का मतलब होता है चर्णवक, क्या होता है, चबान, जो पीसने और चबाने का कार्य ये भी करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ फिगर के द्वारा देख सकते हैं, कृंतक यहाँ है, उसके बाद रदनक यहाँ है, उसके बाद चर्णवक यहाँ है, और एक अग्र चर्णवक यहाँ है, और जो ये है क्या है, जबड़ा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है आपका, दूध के जो दांत होते हैं 8 वर्ष तक गिर जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं बच्चों को कितने वर्ष तक गिर जाते हैं, 8 वर्ष तक गिर जाते हैं। अब बोल रहा है दांत की ऊपरी सतह, दांत की कौन सी सतह बोल रहा है, तो दांत की जो होती है ऊपरी सतह कैसी होती है, तो इनेमल कहते हैं। ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, इनेमल। दांत की ऊपरी सतह को इनेमल। और यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी होता है। दांत क्या होता है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम, एनिमल नामक लवण और प्रोटीन से। कैल्शियम, लवण और प्रोटीन, एनिमल नामक लवण से, और प्रोटीन इसमें रहता है और कैल्शियम रहता है, जिससे दांतों का निर्माण होता है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला है सब मैंडिबुलर, दूसरा सब लिंगुअल, और तीसरा पैराटिड। पैराटिड होती है या विष ग्रंथि का कार्य करती है। किस ग्रंथि का कार्य करती है, विष ग्रंथि का। और किस में कार्य करती है, तो सांपों में। किस में काम करती है, तो सांपों में। लार, लार का निर्माण कैसे होता है, तो पानी से होता है, लवण से होता है, और चिकना म्यूकस से होता है। चिकना म्यूकस, लवण और पानी के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो लार का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात, भोजन का जो पाचन है मुंह में लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से होता है। भोजन का जो मुंह में पाचन है उपस्थित एंजाइम और एमाइलेज की सहायता से होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, एमाइलेज, टॉयलिन, एंजाइम, मंड या इसी को स्टोर्च, जो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज में कौन बदलता है, एमाइलेज, टॉयलिन, एंजाइम, मंड या स्टोर्च किस में बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। चलिए अब क्या बोला, जीव एक पेशी अंग है। अब जीव के बारे में पढ़ेंगे। जीव कैसा अंग है, एक पेशी अंग है। जीव कैसा अंग है, एक पेशी अंग है। जीव कैसा अंग है, तो आपका पेशी अंग। जीव पर स्वाद कलिका होती है। जीव पर क्या होती है, तो स्वाद कलिका होती है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। जीव हमें साफ और स्पष्ट बोलने में मदद करता है। अगर किसी इंसान को साफ और स्पष्ट बोलना है तो उसमें जीव बहुत सहायक प्रदान होता है। बिना जीव के कोई इंसान बोल नहीं सकता। चलिए जीव, जीव में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। अगला भाग को क्या होता है, मीठा। अगला भाग मीठा, और पिछला भाग क्या होता है, कड़वा। अगला भाग मीठा और पिछला भाग कड़वा। और पार्श्व भाग यानी पीछे वाला जो भाग रहता है नमकीन रहता है। कैसा होता है, नमकीन और खट्टा। और बीच का जो भाग रहता है स्वादहीन रहता है। बीच का भाग स्वादहीन होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका ग्रासिका या ग्रासनली। ग्रासिका या ग्रासनली मुंह गुहा को अमाशय से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, तो मुंह गुहा को अमाशय से जोड़ती है। इसमें वायु और भोजन का मार्ग एक ही होता है। इसमें क्या होता है, भोजन और वायु का मार्ग एक ही होता है। चलिए आगे, ग्रासिका में जाने वाली भोजन श्वास नली में इसलिए नहीं जाती है क्योंकि श्वास नली के अंदर एक मांसल संरचना होती है जिसे एप्लिगोलोटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एप्लिगोलोटिस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बोला, जब हमारा भोजन ग्रास नली से गुजरता है, जब हमारा भोजन ग्रास नली से गुजरता है तो इसे एपिग्लोलोटिस श्वास नली को ढक देती है, जिससे हमें भोजन अमाशय में चल जाती है। जिससे भोजन कहाँ चल जाती है, तो भोजन अमाशय में चल जाती है। जिससे भोजन कहाँ चल जाती है, अमाशय में चली जाती है। अब अमाशय के बारे में हम जान लेते हैं। यह आहार नाल का सबसे
चौड़ा भाग है। कैसा भाग है? सबसे चौड़ा भाग है। इसकी संरचना कैसी है? थैली नुमा है। और आकृति कैसी है? यू टाइप की है। आकृति यू टाइप की। और स्राव जठर रस के द्वारा होती है। स्राव कैसी होती है? तो जठर रस के द्वारा इसका स्राव होती है। जठर रस के द्वारा स्राव। आकृति यू, संरचना थैली नुमा। ये आपका इम्पोर्टेंट भाग है, इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, जठर रस 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला है HCl, पेप्सिन, रेनिन। HCl, पेप्सिन, रेनिन। HCl यह भोजन को अम्लीय यानी खट्टा बनाती है। कैसे बनाती है? खट्टा। भोजन में उपलब्ध जीवाणुओं को मारती है। भोजन में उपलब्ध जीवाणुओं को मारती है। कौन मारती है? तो HCl मारती है। एंजाइम की क्रिया को भी तेज करती है। एंजाइम की क्रिया को तेज करती है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? तो प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है। और रेनिन, रेनिन क्या है? तो दूध को पचाने में सहायक है। दूध को पचाने में सहायक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आपका है आमाशय से भोजन। आमाशय से भोजन क्राइम के रूप में छोटी आंत में पहुंचती है। आमाशय से जो भोजन है वो क्राइम के द्वारा होते हुए छोटी आंत में पहुंचती है। अब छोटी आंत क्या है? तो छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो 6 से 7 मीटर का होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो 6 से 7 मीटर का होता है। कार्य, इसका कार्य क्या है? तो भोजन का पाचन और अवशोषण। भोजन का पाचन और अवशोषण। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन यही होता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन यही होता है। अब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह छोटी आंत का ऊपरी भाग है। यह छोटी आंत का ऊपरी भाग है। यहाँ यकृत से पित्त रस, अग्नाशय से अग्राशय रस और छोटी आंत की दीवारों पर आंत्र रस स्रावित होती है। कौन सी रस स्रावित होती है? तो आंत्र रस स्रावित होकर मिलती है। अब चलते हैं आगे। आगे की बोल रहा है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस क्या है? तो इसमें लेट यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? L4 लाइपेज, A4 एमाइलेज, T4 ट्रिप्सिन। याद हुआ आपको? L4 लाइपेज, A4 एमाइलेज, T4 ट्रिप्सिन। अब लाइपेज का काम क्या है? तो वसा का पाचन करना लाइपेज का काम है। एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या है? तो मंड का पाचन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन का पाचन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अग्नाशय ग्रंथि। यह कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है? तो हल्का पीला रंग का होता है। इसकी स्थिति अमाशय के ठीक नीचे होती है। मतलब ये कहाँ होती है? अमाशय से ठीक नीचे होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। कैसा ग्रंथि है? स्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। यह अग्नाशय रस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का स्राव करती है। अग्नाशय में लैंगरहैंस में उपस्थित बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस में उपस्थित बीटा कोशिका। कैसा कोशिका? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की बोल रहा है आपको इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह होता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह होता है। इंसुलिन के अति स्राव से क्या होता है आपको? तो हाइपोग्लासीमिया। हाइपोग्लासीमिया किससे होता है? इंसुलिन के अति स्राव यानी ज़्यादा होने से होता है। अब यकृत, यकृत किसको कहते हैं? यह शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो 1.5 से 2 kg की होती है। कितनी होती है? 1.5 से 2 kg की। रंग इसका गहरा भूरा लाल होता है। गहरा भूरा लाल। स्थिति अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी राइट साइड होती है। स्राव पीत रस यानी इसी को बोलते हैं पित्ताशय से। पीतरस, पीतरस किसको बोलते हैं? या हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। पीतरस पित्ताशय से स्रावित होता है। पीतरस पित्ताशय से स्रावित होता है। पीतरस का आकार कैसा होता है? तो नाशपाती के जैसा। पीतरस का आकार कैसा? नाशपाती के जैसा। वसा के पाचन में भी पीतरस सहायक होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पीतरस को क्षारीय बनाता है। अब यकृत के बारे में पढ़ते हैं। तो यकृत क्या है? तो यकृत, यकृत ग्रंथि यह विषैला अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विषैला अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत का। प्रोटीन की अधिक
अधिकता मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। प्रोटीन की अधिकता मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। भोजन, भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है। फाइब्रोनेजिन और पैंथ्रोबिन का स्राव करती है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। उसके बाद लास्ट लाइन आपका क्या है? लास्ट लाइन है हिप्पेरीन प्रोटीन का स्राव करती है जो रक्त को थक्का होने से रोकता है। हिप्पेरीन प्रोटीन का स्राव करती है जो रक्त को थक्का होने से रोकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे है छोटी आंत की दीवारों पर प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से जो स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। यानी छोटी आंत की दीवारों पर जो स्रावित आंत रस यानी आंशिक रूप से जो पचे हुए भोजन है पूर्ण रूप से पचा देती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सरल शर्करा ग्लूकोज में बदलता है। सरल शर्करा ग्लूकोज में बदलता है कार्बोहाइड्रेट। अब उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलता है। किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में प्रोटीन बदलता है। उसके बाद वसा, वसा किस में बदलता है? तो ग्लिसरॉल में वसा बदलता है। छोटी आंत की दीवारों पर एक उंगली नुमा उभरी हुई रचना होती है जिसे दीर्घ रोम यानी रंसागुल कहते हैं। छोटी दीवारों पर एक क्या होती है? उंगली नुमा उभरी रचना होती है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है रंसागुल पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। रंसागुल पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। वह भोजन जो नहीं पचता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता, वह भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। यानी जो भोजन नहीं पचता वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। चलिए आगे की ओर बोल रहा है बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। अब बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में लंबाई में छोटी, यानी छोटी आंत की तुलना में लंबाई में छोटी और चौड़ाई में मोटी होती है। चौड़ाई में मोटी। अपचयित भोजन से जल और लवण को अवशोषण कर शेष भोजन को गुर्दा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देती है और इसे ही क्या कहते हैं? जो द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, इसे ही निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अवशोषण, अवशोषण किसको कहते हैं? तो बचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाता है, क्या कहलाता है? तो अवशोषण। बचे हुए भोजन रुधिर में जो पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? अवशोषण। स्वांगीकरण किसको कहते हैं? अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग लाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। मल त्याग, मल त्याग अपचयित भोजन को गुदा द्वारा बाहर निकालना ही मल त्याग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल त्याग कहलाता है। उसके बाद ORS, ORS क्या है? तो O से ओरल, R से रिहाइड्रेशन, S से सॉल्यूशन। इसका फुल पूछेगा तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसके बाद जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक घोल। इसका उपयोग शरीर में पानी की कमी या दस्त आने पर ही किया जाता है। उसके बाद घास में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और यह क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जंतुओं का आमाशय के भागों में बटा होता है? तो 4 भागों में, जिसमें सबसे बड़ा रुमेन होता है। जंतु द्वारा निगला हुआ घास आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। यानी जैसे कि जानवर बैठ के खा लेता है, उसके चबा लेता है, उसके बाद में चबाते रहता है। जैसे आगे लिखा हुआ निकले हुए भोजन को पुनः मुंह में लाकर चबाने की प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। यानी वो निकल जाता है और बाद में उसको मुंह पे लाकर चबाते रहता है, उसी को हम जुगाली कहते हैं। जुगाली करने वाले जानवर को रूमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रूमिनेंट कहा जाता है जुगाली करने वाले जानवर को। उसके बाद बोल रहा है आमाशय में भोजन छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में, यानी सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में। अन्ननाद पशु में उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है? पशु में। उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत के मध्य में होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य में क्या होता है? अन्ननाद। इसमें जीवाणु होता है जो सेल्यूलोज को पचाने में सहायक होता है।
मनुष्य में अन्ननाल होता है लेकिन उसमें जीवाणु नहीं होता है, इसीलिए इसे मनुष्य सेलुलोज नहीं पचा पाता है। यह सेलुलोज मनुष्य के रेशेदार पदार्थ के रूप में होता है। कैसे पदार्थ के रूप में होता है? अमीबा। अमीबा अब क्या है? तो अमीबा का स्रोत यानी जल स्रोत, तालाब, झील, मिट्टी सबके द्वारा क्या होता है? तो अमीबा का स्रोत होता है। यह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। इसमें कोशिका के चारों ओर झिल्ली होती है। क्या होती है? तो झिल्ली, जिसके अंतर कोशिका द्रव केंद्रक अनेक खाली स्थान होते हैं। उसके बाद यह अपना आकार बदलते रहता है। इसमें एक या एक से अधिक उंगली जैसी उभार निकलते रहती है, जिसे पदाप कहता है। जिसे क्या कहते हैं? पदाप कहते हैं। यानी अमीबा बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से एक उंगली नुमा उभार निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो उसके बाद पदाप अमीबाओं को गति करने और भोजन पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। आहार सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु। आहार किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, इस सब के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। किस में होता है? तो खाद्यान्नी में होता है। आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर इसका बना सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो उष्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।